हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मिश्रा और आज के इस वीडियो सीरीज में मैं बात करने वाला हूं एक नए चैप्टर के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेनेटिक्स हमारे जो है 12th क्लास और बोर्ड एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो माना जाता है और काफी कंफ्यूजन से भरा हुआ चैप्टर होता है। बहुत सारी चीजें हम इनके अंदर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर, चाहे फिर वो मेंडल हो, चाहे फिर वो आपके मेंडल के जो लॉ को ज्यादा बेटर करने में जो अदर लॉ हैं वो अलग से हैं, और साथ में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन है, बहुत सारी चीजें, पेडिग्री एनालिसिस भी है। तो बहुत सारी चीज हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो देखते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए, अगर आपने अभी जो है अगर आप नीट के बच्चे हैं और वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास बहुत सारा वक्त है, जेनेटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़े। लेकिन अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो अगर आप पढ़ सकिए, अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि आप जेनेटिक्स को नए सिरे से अच्छी तरह पढ़ें, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस जेनेटिक्स के आपको मिल जाएंगे। अब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं विधान बायोलॉजी का, और वहां भी आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट में तैयारी चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं और आप एक बार जेनेटिक्स पढ़ चुके हैं और केवल अगर आपको रिवीजन के लिए जेनेटिक्स को समझना है, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि हमारे साथ में मेन पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम पढ़ तो बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन उन्हें जब समेटने की बात आती है तब फिर हमारे लिए काफी मुश्किल, काफी चैलेंजेस होता है और हम बहुत दूर भागते हैं इन सारी चीजों से। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं जेनेटिक्स के उन्हीं टॉपिक के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। बस आपको सुनना है ध्यान से। बगल में जो भी डायग्राम अगर आपको लिखते हुए मिलेंगे आप उनको देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के इस चैप्टर के अंदर, तो हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बता दें। देखिए, सबसे पहले बेसिक्स ये समझिए कि जो हमें आज पता है वो हमें बहुत सालों पहले नहीं पता था। जब मेंडल का टाइम चल रहा था उस समय किसी को भी जीन, जेनेटिक्स, इनका कोई भी अंदाजा और अंदेशा नहीं था। तो गड़बड़ी कहां थी? गड़बड़ी इस बात की थी कि मेंडल जब अपनी डिस्कवरी को लेकर के सामने आए, तो चूंकि मेंडल तो अपनी डिस्कवरी को जो सामने लेकर के आया वो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा उस समय, जिस समय मेंडल ने किया। उसके बारे में भी आगे बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले आप समझ लीजिए कि आज हमें ये बात पता है कि हमारे अंदर कोई भी कैरेक्टर, कोई भी हार्मोन्स, कोई भी एंजाइम्स जो भी हमारी बॉडी में बनता है वो सबके सब हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। और उसको प्रोड्यूस करने का जो मेन पीछे रीजन होता है वो होता है हमारा डीएनए, जीन या क्रोमोसोम। ठीक है, तो यही मेन रीजन है जो हमें आज पता है। लेकिन आज से कई साल पहले ये बातें किसी को अंदेशा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि जो भी कैरेक्टर्स हमारे अंदर आ रहे हैं या जो भी कैरेक्टर हमारे फादर से हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ रहे हैं, वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो उसी तरीके से आएंगे जो मतलब जेनेटिकल होंगे। तो लोगों को इसके बारे में कोई अंदेशा नहीं था कि कई ऐसे कैरेक्टर वो फादर से जो आए हुए वो उन्हीं से आए हुए हैं और वो क्यों आए हुए हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में जब मेंडल ने अपने फादर से, जब छोटे थे मेंडल, तो उन्होंने अपने फादर से क्वेश्चन पूछा कि अगर इस फ्लावर का कलर रेड है तो इससे बनने वाले दूसरे फ्लावर का भी कलर रेड क्यों है। ये एक काफी छोटा सवाल था बट काफी इंटरेस्टिंग सवाल था, जिसका जवाब उनके फादर ने नहीं दिया। फिर जब मेंडल उसके बाद बड़े हुए, और मेंडल जनरली एक मैथमेटिशियन थे, तो उनकी बात को लोग बायोलॉजी के एंगल से समझने के लिए और भी ज्यादा तैयार नहीं थे। तो इसीलिए मेंडल की बातों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो पी प्लांट पे दिया। तो पहला सवाल बनता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। देखिए, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन आप बता सकते हो, बहुत सारे रीजन है, मैं बगल में आपके सामने मेंशन कर दूंगा जो भी रीजन है आपको लिख करके। लेकिन हाँ, कुछ रीजन जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे वो ये थे कि पहली चीज तो भाई जो आपका पी प्लांट था उसको ग्रो कराना गार्डन के अंदर काफी ज्यादा इजी था। मतलब उसके लिए आपको अगर उस पर रिसर्च करनी है तो आप पी प्लांट को लगा सकते हो, गार्डन में है तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो उनके लिए थोड़ा रिलायबल हुआ, नंबर दूसरा ये था कि पी प्लांट जो होते हैं वो आपके एक ही साल में जो है वो, मतलब उनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। लाइफ साइकिल छोटी होने के कारण वो पी प्लांट की कई जनरेशन को एग्जामिन कर सकते थे, उन पे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। नंबर दूसरी बात ये था कि पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है और उसके कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जो उनको अलग से दिखते थे। तो ये कुछ रीजन थे जिनको मेंडल ने देखा पी प्लांट के ऊपर और ये डिसाइड किया कि भाई हम पी प्लांट पे ही अपना सारा का सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे। इस तरह से मेंडल ने पी प्लांट लिया और पी प्लांट के 7 कैरेक्टर को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये 7 कैरेक्टर एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। 7 कैरेक्टर में सबसे पहले सीड का शेप आया, उसके बाद सीड का कलर आया, फ्लावर का कलर लिया उन्होंने, पॉड का शेप लिया, पॉड का कलर लिया, फ्लावर की पोजीशन लिया और स्टेम की हाइट लिया। अब इसको आप ऊपर से नीचे ले सकते हैं, जैसे स्टेम हाइट कभी अलग कर देगा तो वो सब एक अलग बात है, वो अलग अलग किताबें
अपने अपने ढंग से बातों को लिखती हैं। लेकिन मेरी बात को फिर से आप समझिए कि इन्होंने 7 जिन कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया वो कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करते थे। मतलब एक सिंगल कैरेक्टर जो था वो अपने को ही अफेक्ट करता था, उसको दूसरे कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं था। दीज 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को जो इन्होंने लिया उन्हें 7 जीन अफेक्ट करते थे। 7 जीन उन्हें अफेक्ट कर रहे थे। रिमेंबर, उन्हें 7 जीन अफेक्ट कर रहे थे। मैंने यहां पे 7 जीन वर्ड यूज किया। जब हम हाइट की बात करते हैं और जब हम फ्लावर पोजीशन की बात करते हैं, पॉट के कलर की बात करते हैं, पॉट के शेप की बात करते हैं, तो ये एक कैरेक्टर है। और मेंडल ने देखा कि हमारे पी प्लांट में हर एक कैरेक्टर के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हमें देखने को मिल रहे हैं। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म कहने का मतलब कोई ड्वार्फ है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट को लाने वाला कौन है? जीन है। कौन है? जीन। जिसको जीन को उन्होंने बोला भैया टी अगर होगा तो मतलब टी जीन के कारण प्लांट की हाइट डिसाइड हो रही है। लेकिन अगर कैपिटल टी है तो प्लांट लंबा हो रहा है, और स्मॉल टी है तो प्लांट जो है वो बौना या छोटा हो रहा है। तो जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जो टर्म इन्होंने यूज किया, यही था उनका एलील। क्या था? एलील। तो हमारे जीन जो कैपिटल अगर टी है तो इसका मतलब वो प्लांट की हाइट बता रहा है। तो ये जीन मतलब अगर मेरे अंदर टी जीन है तो इसका मतलब मेरे अंदर हाइट रहेगी। लेकिन मेरा हाइट अगर टॉल है तो इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कौन सा एलील होगा? कैपिटल टी एलील होगा। ठीक है। अगर स्मॉल टी है तो बता दैट्स इट। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ये एलील और जीन के बीच में पहले मेंडल ने अपने डिफरेंस को क्लियर कर लो कि टर्मिनोलॉजी में ये वाले कैरेक्टर्स, ये वाले टर्म्स बहुत दफा यूज होते हैं। तो मेंडल ने देखा कि हर एक प्लांट के अंदर इनको 2 अल्टरनेटिव्स कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। या तो इनको कोई जो है भाई वो टॉल देखने को मिल रहा है और वही प्लांट ड्वार्फ भी देखने को मिल रहा है। मतलब हाइट की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाइट में कितने अल्टरनेटिव फॉर्म है? 2। तो भैया ये बात तो हो गई, चलो ठीक है यार, हर चीज के 2 अल्टरनेटिव फॉर्म है। जैसे सीड के शेप के 2 फॉर्म है, राउंड और रिंकल्ड। सीड कलर के 2 फॉर्म है, येलो और ग्रीन। फ्लावर कलर के 2 फॉर्म है, वायलेट और व्हाइट। पॉट कलर के पॉट शेप के 2 हैं, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, और या फ्लैटेड भी बोल सकते हो। पॉट कलर में ग्रीन और येलो, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल और टर्मिनल, और स्टेम हाइट में टॉल एंड डॉट। तो ये हो गए मेंडल के 7 कैरेक्टर्स और उनसे रिलेटेड जो भी उनके अल्टरनेटिव फॉर्म है वो हो गए। अब जीन, जैसा कि मैंने आपको जीन और एलील के बारे में बातों को क्लियर कर दिया। अब एलील जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। अगर सेम टाइप कैपिटल टी जैसा है तो हम उसको होमोलॉगस जो है वो होमोजाइगस कहेंगे। अगर वो सेपरेट हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गए, तो हम उसको जो है हेट्रोजाइगस का नाम जो है वो कहते हैं। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी थी वो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्लियर किया। कुछ टर्मिनोलॉजी की और बात करते हैं। अब क्या था कि मेंडल ने जो है 2 टर्म और आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट से जानने हैं। एक है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। ये टर्म्स आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। जीनोटाइप जो टर्म होता है उसका मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि कैपिटल टी तो कैपिटल टी जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब ये जीन है। क्या है? जीनोटाइप। ये दैट इज अ जीनोटाइप। अगर हम किसी को बोले कि यार 2 कैपिटल टी हैं, 2 स्मॉल टी हैं, तो उनका जीनोटाइप हो जाएगा 2 कैपिटल टी 2 स्मॉल टी, मतलब 2:2। वहीं पे अगर हम बोलेंगे कि 2 लंबे हैं और 2 बौने हैं तो दैट इज भैया 2 लंबे मतलब हो गया 2 लंबे जो आंखों से दिखता है, जिसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दिखता है, उसे हम जनरली फिनोटाइप कहते हैं। एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस जो होता है वही हमारा फिनोटाइप होता है। अब मेंडल ने फिनोटाइप को लेकर के बातों को जो किया, उसको पहले मेरी बात को जरा समझिएगा तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप को अलग क्यों बताया, ध्यान सुनेंगे, समझ में आए। देखिए मेंडल या किसी, अगर मैं जीनोटाइप की बात करता हूं तो जीनोटाइप के हिसाब से कैपिटल टी टॉल होगा। ये बातें तो बिल्कुल क्लियर थी। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं था कि कैपिटल टी होने पे प्लांट जो है वो टॉल होगा। इस पे किसी को कोई भी डाउट नहीं था। लेकिन व्हाट हैपन व्हेन द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो क्या होगा? तो मेंडल जी का रूल कहता है, मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर एक भी कैपिटल टी आया या अगर डोमिनेंट कैरेक्टर का अगर कोई एक भी जीन या क्रोमोसोम आया तो इसका मतलब हमारा ये है कि वो प्लांट डोमिनेंट वाला कैरेक्टर शो करेगा, दूसरा वाला शो नहीं करेगा। मतलब कैपिटल टी का कैरेक्टर शो होगा और स्मॉल टी का कैरेक्टर शो नहीं होगा। ठीक, लेकिन हाँ ये भी प्लांट टॉल रहेगा, लेकिन इस टॉल प्लांट को हम फिनोटिपिकली टॉल में काउंट करेंगे, लेकिन जीनोटाइप में हम इसको
टॉल वाले में या कैपिटल टी के साथ में नहीं रखेंगे। जीनोटाइप में कैपिटल टी स्मॉल टी अलग रहेगा और कैपिटल टी अलग रहेगा और स्मॉल टी अलग रहेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे फिनोटाइप की तो टॉल में हम लोग कैपिटल टी वाले को भी काउंट करेंगे और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को भी काउंट करेंगे। बस दोनों टॉल में अंतर यह होगा कि एक जो टॉल होगा उसको हम होमोजाइगस टॉल कहेंगे कैपिटल टी और दूसरा जो हमारा है उसे हम हेटेरोजाइगस टॉल कहेंगे, दैट इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब आप लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा जो जेनेटिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में बात करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेंडल जी ने कहा कि भैया हम हर एक कैरेक्टर का दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। टॉल के लिए कैपिटल टी और डॉर्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक, क्लियर? ये तो बात क्लियर है ना भाई। लेकिन व्हाट हैपन कि जो बच्चा है उसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला पेयर पहुंच जाए, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाए बच्चा, तो क्या वो टॉल होगा या डॉर्फ? क्योंकि उसके अंदर टॉल वाला भी आया है और डॉर्फ वाला भी आया है। अब चैलेंज आया मेंडल के सामने। तो जब मेंडल ने पी प्लांट को क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को, तो जो नया प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी इनको मिला वो दिखने में कैसा था? टॉल। इसका मतलब कैपिटल टी जो टॉल बता रहा था वो डोमिनेंट है स्मॉल टी के ऊपर। तो अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी बिल्कुल साथ में आए तो कैपिटल टी अपना उपस्थिति दर्ज कराएगा, अपने को दिखाएगा, लेकिन स्मॉल टी नहीं दिखाएगा। इसका मतलब यह है कि कैपिटल टी वाला जो फीचर था वो आपका डोमिनेंट था स्मॉल टी वाले पे। तो जब भी कैपिटल टी अगर आपका आता है तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि अगर एक भी कैपिटल वर्ड हुआ, टी हुआ, तो इसका मतलब वो आपका दिखाएगा कैरेक्टर, एंड दैट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? मेंडल अपने हर एक क्रॉस में, चाहे मैं उनके लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अभी जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, उसके हिसाब से दोनों जो भी इन्होंने अपना क्रॉस कराया ये एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, क्योंकि इसमें एक टाइम पे मेंडल एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट करते थे, मतलब वन टाइम वन कैरेक्टर। तो इस तरह के क्रॉस जब हम एक बार में एक ही कैरेक्टर को लेते हैं तो इसे हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें क्या था, जब मेंडल ने क्रॉस कराया पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो सारे प्लांट इनको जो है टॉल ही मिले। लेकिन जब इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले को क्रॉस कराया तो इनको जो है कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, मतलब उनको आपस में ही क्रॉस करा दिया, तब रेशियो आया 3:1। दैट इज अ फिनोटाइप, जिनमें 3 प्लांट इनको टॉल मिले और 1 प्लांट इनको डॉर्फ मिला। जबकि दूसरी तरफ जीनोटाइप की जब इन्होंने देखा तो 2 प्लांट इनको कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, 1 प्लांट कैपिटल टी मिला और 1 स्मॉल टी मिला। तो यहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों चेंज हो गए, रेशियो चेंज हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने आखिर जीनोटाइप और फिनोटाइप की बातें आपको क्यों बताई, क्योंकि जीनोटाइप और फिनोटाइप हमेशा सेम नहीं हो सकते हैं हर कंडीशन में। तो अब मेंडल के दूसरे लॉ पे आते हैं। मेंडल का दूसरा लॉ जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, मेंडल ने दूसरे लॉ में यह बताया कि भाई अगर मान लो हमने क्रॉस कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी का आपस में, तो जो नया पेयर हमारे पास बना वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। लोगों ने उंगली उठा दिया, बोला भाई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये फिर आपस में मिक्स हो गए होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। मेंडल ने कहा नहीं, अगर कोई गैमेट है वो अगर कोई कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो कभी भी उसके गैमेट आपस में ब्लेंड नहीं होंगे। जैसे हमारा एक्स और वाई है, वो भले हमारे डीएनए में साथ रहता है बट एक्स वाई कभी ब्लेंड नहीं होता। जब भी हमारा स्पर्म बनता है एक्स अलग स्पर्म बनाता है, वाई अलग स्पर्म बनाता है। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आप आकर देख लीजिए। तो मेंडल ने कहा नहीं भाई, जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा वो ब्लेंड नहीं होगा, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी वो अपने गैमेट बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, तो कैपिटल टी अपना एक अलग स्पर्म बनाएगा और स्मॉल टी अपना अलग स्पर्म बनाएगा। इसके लिए इन्होंने सेल्फिंग करा करके इस बात को क्लियर कर दिया। उसके बाद में मेंडल ने टेस्ट क्रॉस लेकर के आए। भाई मेंडल ने कहा था कि मेंडल के ने जब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस कराया, टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराया, तो प्लांट इनको जो है कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और दिखने में सभी सभी टॉल थे। तो लोगों ने उंगली उठा दी, बोला भाई मैं कैसे मानूं कि आपका प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी ही है, वो कैपिटल टी भी तो हो सकता है। तो इसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये है कि जब हम F1 जनरेशन की क्रॉस जो है होमोजाइगस रेसेसिव से कराते हैं, मतलब जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस जो F1 जनरेशन का है उसको जब स्मॉल टी से हम क्रॉस कराएंगे तो फिर ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, और बैक क्रॉस जब हम F1 जनरेशन की क्रॉस दोनों पेरेंट में से किसी से करा देंगे तो इसको हम कहेंगे बैक क्रॉस। जेनेटिक टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है वो हमेशा, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जैसे कि आपका
जिसमें दो कैरेक्टर एक बार में लिया जाता है। मतलब जब दो दो कैरेक्टर की बात करेंगे, दो दो कैरेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, और जब एक टाइम में एक ही कैरेक्टर का क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। दोनों सिचुएशन में टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 ही जो है वो आता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि भाई मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस तो बता ही दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये था कि अगर हम लोग भले दो फीचर का क्रॉस कराएं, अगर हम लोग टॉल और डॉर्फ का क्रॉस कराएंगे तो दो में से एक ही दिखेगा, टॉल दिखेगा तो डॉर्फ दिखेगा। इंटरमीडिएट जैसा कुछ नहीं है, और जो दिखेगा उसी को हम डोमिनेंट बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आए सामने जिसके अंदर मेंडल रूल फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि मेंडल रूल ओनली अप्लीकेबल ऑन पी प्लांट। तो एक लॉ आया जिसे, या एक नया एक्सपेरिमेंट आया जिसे हमने नाम दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि हमने एक प्लांट लिया जिसका नाम था एंटीराइनम या फिर स्नैपड्रैगन प्लांट या मिराबिलिस चलापा। दो ये प्लांट्स थे अलग अलग। अब इन प्लांट्स के फ्लावर्स को हमने आपस में क्रॉस कराया, इनके प्लांट के अलग अलग प्लांट के फ्लावर्स को हमने क्रॉस कराया, और जब हमने क्रॉस कराया तो देखा कि एक फ्लावर, एक हमने ऐसा प्लांट लिया जिसके अंदर रेड फ्लावर था, एक हमने ऐसा प्लांट लिया जिसके अंदर व्हाइट फ्लावर था। मेंडल होते तो ये कहते कि या तो रेड आएगा या तो व्हाइट आएगा, क्योंकि मेंडल का यही F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर शो करेगा भाई, इंटरमीडिएट जैसा कुछ नहीं, मतलब बीच में मिक्स वाला कुछ नहीं। मेंडल ने कहा मिक्स कुछ नहीं, तो भैया अब इन्होंने तो बोल दिया। मेंडल का कहना यह था कि डोमिनेंट वाला ही शो होगा, या तो रेड शो होगा या तो व्हाइट। लेकिन जब क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि रेड और व्हाइट ना शो होकर के प्लांट ने पिंक कलर शो कर दिया। वाह देखो, अब पिंक कलर के शो होते ही सारा का सारा जो भी रेशियो है मेंडल का, फिनोटाइप और जीनोटाइप, वो गड़बड़ा गया। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो तो जो गड़बड़ हुआ है, बगल में आपको दे दूंगा, आप देखते रहिएगा। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, और इस तरह से ये वाला प्लांट जो है पी प्लांट जैसे मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहां पे एलील जो थे वो ब्लेंड कर गए। और मेंडल ने कहा था कि एलील ब्लेंड नहीं होते हैं, दैट इज अ वे, कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और डोमिनेंस यहां पे फेल कर गया। अगला है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील या फिर अगर मैं को डोमिनेंस की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसमें जो बेस्ट एग्जांपल माना जाता है वो एग्जांपल माना जाता है ह्यूमन का ब्लड। ह्यूमन का ब्लड जो होता है वो, अगर मेंडल के अकॉर्डिंगली मैं चलूं तो या तो ह्यूमन में ब्लड ग्रुप ए होगा या तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के पीछे शुगर होता है। ए ब्लड ग्रुप वाले आदमियों में अलग तरह का शुगर होता है, बगल में नाम बता दूंगा, और बी ब्लड ग्रुप वाले में आपको अलग टाइप का शुगर जो है वो देखने को मिलता है। तो दोनों में ब्लड ग्रुप शुगर जो है वो अलग होता है। मेंडल के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो या तो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ह्यूमन के अंदर हमें ए बी ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलता है, और यही नहीं, हमें ओ ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई कि भाई एक ही जीन जो है उसके आपके मोर देन वन एलील्स फॉर अ जीन, एक जीन के एक एलील नहीं, कई एलील जो है वो हो सकते हैं। ये जब मेंडल को बताया गया तो भाई मेंडल के होश, मतलब मेंडल तो थे ही नहीं उस समय, ये तो बात की सारी डिस्कवरीज होने लगी थी। तो मोर देन वन एलील फॉर अ जीन और अ कैरेक्टर, तो भैया जब देखा कि भाई जीन आई जीन होता है ब्लड ग्रुप के लिए हमारे, और उसके ऊपर जो है आपको ए ब्लड ग्रुप भी देखने को मिलता है, बी भी दिखता है और ए बी भी दिखता है। तो मतलब आई जीन के ही कई एलीलिक फॉर्म होने के कारण हमने जो है ये बात बता दिया कि भाई आपका ये जीन मल्टीपल एलील शो करता है। और मेंडल का कोडोमिनेंस का एग्जांपल मेरी तरफ से भी लेते जाओ, एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपने गाय देखी होगी, मेंडल के अगर अकॉर्डिंगली हम चले तो अगर काली गाय और सफेद सांड की क्रॉस करा दिया जाए या बुल की क्रॉस करा दिया जाए तो जनरली या तो व्हाइट बनना चाहिए या तो ब्लैक बनना चाहिए, बट अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो ऐसा नहीं है। हमें ऐसा बछड़ा या जो है मिल जाता है, तो कि वो ब्लैक के साथ में उसमें व्हाइट पैचेस भी होंगे या व्हाइट के साथ में ब्लैक पैचेस होंगे, तो इसका मतलब ये को डोमिनेंस है। मतलब जब दोनों कैरेक्टर एक इंडिविजुअल पे दिखाई दे रहे हो, दैट इज अ को डोमिनेंस। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सीड वाले पे भी मेंडल ने बताया कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी सीड के अंदर कैपिटल बी जीन एलील मौजूद है तो उसमें ज्यादा स्टार्च होगा,
कैपिटल बी स्मॉल भी है तो उसमें आपका कम स्टार्च होगा, और कैपिटल बी स्मॉल भी है तो उसके अंदर आपको इंटरमीडिएट मतलब मीडियम लेवल का स्टार्च मौजूद होगा। और मेंडल के हिसाब से क्या होता, या तो ज्यादा होता या तो कम, इंटरमीडिएट जैसा कुछ भी ना होता। तो ये रूल भी मेंडल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मेंडल रूल ओनली एप्लीकेबल ऑन पी प्लांट। अब हम आ जाते हैं अपने अगले थ्योरी के ऊपर, जिसका नाम था क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जो एक मैथमेटिकल रूप था उसे एक बायोलॉजिकल रूप देना जो है वो शुरू किया गया। यहीं से शुरू किया गया कि मेंडल का जो भी एक्सपेरिमेंट इस तरह का था कि भाई जो मैथमेटिक का एक इमेज बनी हुई थी मेंडल की, अब उस इमेज को खत्म करके उसे बायोलॉजी से जोड़ा जाने लगा। क्योंकि मेंडल ने जो बताया भाई कि हमारा प्लांट अगर टॉल है तो उसमें कैपिटल टी दैट इज अ फैक्टर। मेंडल ने कहा भैया प्लांट के टॉलनेस फैक्टर के कारण है, क्योंकि उसमें टॉल वाला फैक्टर है। जबकि बायोलॉजिकली जब मेंडल के फैक्टर को एग्जामिन किया गया तो पाया गया कि भाई ये मेंडल दरअसल जिसको फैक्टर कह रहे हैं ये हमारे जीन से रिलेट कर रहा है। तो इसीलिए मेंडल के फैक्टर को हमने वहां जीन और एलील जैसे टर्मों से सुशोभित कर दिया। मतलब उसे बताया कि भाई भैया वहां पे एलील और जीन वाला वर्ड नहीं है, अब हम वो फैक्टर जैसा कोई वर्ड नहीं हो तो मैथ्स में यूज होता भाई। और मेंडल जी बता बायो के बारे में, और इसीलिए मेंडल फेल हो गए। और 25 साल बाद लोगों को मेंडल के रूल के बारे में पता चला, जब बायोलॉजी को थोड़ा सा उससे जोड़ा जाने लगा तो। और मेंडल के जीन फैक्टर्स बिल्कुल उसी तरह काम करते थे जैसे ह्यूमन का क्रोमोसोम सेल डिवीजन में काम करता है। जैसे सेल डिवीजन में काम करता है, जैसे हमारे गैमेट बन रहे थे ना। मेंडल का कहना क्या था भाई, कैपिटल डी स्मॉल टी, दो गैमेट बना रहे हैं, एक गैमेट बन रहा है कैपिटल टी और एक गैमेट बन रहा है स्मॉल टी। हमारे मियोसिस डिवीजन में भी तो ऐसा होता है। जब एक्स वाई क्रोमोसोम में मियोसिस होगा तो एक एक्स में चला जाएगा सेल में, और एक सेल में चला जाएगा, वाई एक सेल में चला जाएगा। मतलब मेंडल का पूरा फैक्टर एक जीन और उनका पूरा प्रोसेस मियोसिस को बता रहा है। और इस तरीके से साइटोलॉजिकल इनहेरिटेंस जैसी चीजों को मेंडल से ला करके जोड़ दिया गया। लेकिन यही जोड़ा गया था कि उसके बाद एक साइंटिस्ट जिनका नाम था टी.एच. मॉर्गन जी, वो भाई साहब लेके आ गए, सटन बावेरी थे क्रोमोसोमल थियरी के, और टी.एच. मॉर्गन जी लेकर के आ गए एक नया टर्म जो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के विरोध में खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ ध्यान सुनिए। मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? कहता है कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जनरली मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक डाइहाइब्रिड क्रॉस हो। क्या है? सॉरी, मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, और अगर वो एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो उसमें हम दो कैरेक्टर लेंगे। और अगर हम दो कैरेक्टर लेंगे तो मेंडल का ये कहना था कि अगर कोई भी दो कैरेक्टर एक साथ, भाई हमारे अंदर एक कैरेक्टर तो है नहीं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मेंडल कहना था कि कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो कभी भी किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ में या उसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा। वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंट होगा किसी भी दूसरे कैरेक्टर के साथ में जाने के लिए। नहीं समझ में आया मेरी बात? और सिंपली समझा रहा हूं, देखो जैसे मान लो कि मेरे बाल ब्लैक कलर के हैं और मेरी आईज भी ब्लैक है, ठीक। मेरी शादी एक ऐसी लेडी से होती है जिसके बाल ब्लॉन्ड हैं या ब्राउन हैं और उसकी आंखें ब्लू हैं, ठीक। अब यहां पे दो कैरेक्टर्स हैं, हेयर कलर, आईज कलर। फीमेल के भी मैंने दो कैरेक्टर लिए, हेयर कलर्स, आईज कलर्स, ठीक। अगर ये दोनों को हमने क्रॉस करा दिया, अगर इन दोनों को हमने क्रॉस करा दिया, मेल और फीमेल को, अगर हमारा एक कैरेक्टर, मेरा ब्लैक हेयर अगर उस बच्चे के अंदर जा रहा है तो ये जरूरी नहीं होगा कि मेरी आंखों का कलर भी उस बच्चे के अंदर जाए। हो सकता है उस ब्लैक हेयर वाले बच्चे में ब्राउन वाली आईज भी जा सकती है, क्योंकि आईज कलर और हेयर कलर्स दोनों इंडिपेंडेंट हैं किसी भी इंडिविजुअल में जाने के लिए। हो सकता है बच्चे का ब्लैक हेयर और ब्लू आईज आ जाए, और हो सकता है ब्लॉन्ड हेयर और ब्लैक आईज आ जाए। तो यही था मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि कैरेक्टर्स कभी भी लिंक नहीं होते हैं, जीन कभी भी लिंक नहीं होते। ये मेंडल ने बोला। पी प्लांट पे मेंडल को ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि पी प्लांट में मेंडल ने दो कैरेक्टर्स को लिया था, दैट इज अ राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड सीड को लिया, और आपका वो क्या बोलते हैं उसको, येलो, हाँ ठीक है, येलो और ग्रीन को लिया, येलो और ग्रीन और राउंड और रिंकल्ड, दो सीड को लिया। अब जरूरी नहीं कि जो राउंड और येलो सीड है
वो हमेशा हर जनरेशन में राउंड और येलो ही बनेगा। जब भी राउंड जाएगा तो उसके साथ येलो भी जाएगा? नहीं, राउंड अलग है कैरेक्टर और येलो अलग है। तो जब उन्होंने क्रॉस कराया ना इन दोनों कैरेक्टर को, राउंड येलो को रिंकल्ड और ग्रीन से, तो देखा कि राउंड और येलो बन रहे हैं 9, राउंड और रिंकल्ड बन रहे हैं 3, सॉरी राउंड और येलो बन रहे हैं 9, ठीक है, राउंड और ग्रीन बन रहे हैं 3, रिंकल्ड और येलो बन रहे हैं 3, और रिंकल्ड और ग्रीन बन रहे हैं 1। मतलब हर तरीके का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसीलिए मेंडल ने इसको नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि भैया कोई कैरेक्टर किसी का जाने के लिए एक स्वतंत्र है। और इसका रेशियो निकल के आया था 9:3:3:1, और इसका जीनोटाइप रेशियो जो आया था वो आया था 1:2:1:2:4:1:1. ये इनके डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो का एग्जाम्पल है। इसी के विरोध में खड़े हो गए हमारे टीएच मॉर्गन। ये मगर गलत बता रहा है यार मेंडल के लॉ नहीं हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं है भाई। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शो कर दिया ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के ऊपर, जो कि एक इंसेक्ट की फैमिली है। उसमें इन्होंने देखा कि भाई जब जब उस ड्रोसोफिला के अंदर का जो जीन है, उसका कलर है, उसका विंग्स है, वो आपस में लिंक है। तो जब जब आपका कलर जो है, बॉडी का कलर जब जब सेम जा रहा है, तो उसके साथ उसके विंग का शेप भी जा रहा है। और यहां से बात समझ में आया, मेंडल के रूल को यहां पे एप्लीकेबल नहीं माना गया। उन्होंने बताया कि भैया जब जीन बहुत क्लोज होते हैं, किसी क्रोमोजोम में जब जीन बहुत क्लोज होते हैं, बहुत पास होते हैं, तो वो कभी भी सेपरेट नहीं होते, उनमें कभी भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता और क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और इसीलिए वो जीन जब भी नए जनरेशन में जाते हैं तो वो हमेशा साथ ही जाते हैं। और ये एग्जांपल उन्होंने किस पे देखा? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पे। तो जब जीन बहुत क्लोज हो, सेम क्रोमोसोम के जीन बहुत क्लोज हो, तो अगले जनरेशन में वो दोनों जीन सेम जाएंगे। मतलब अगर मेरा जीन लिंक होता, अगर मेरे बालों का जीन मेरे आंखों के कलर के जीन के साथ में लिंक होता, तो जब भी बच्चे के अंदर मेरा जीन जाता बाल वाला, तो उसके साथ कौन जुड़ा होता? मेरे आंख वाला भी। तो ये था लिंकेज जो कि बताया टीएच मॉर्गन जी ने, और ड्रोसोफिला पे इनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही था। अब आ जाते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। ये भी मेंडल को ना मानने वाला ही एक रूल था। इनके हिसाब से इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स कंट्रोल बाय मेनी जीन। जब एक ही कैरेक्टर को कई जीन अफेक्ट कर लियो भाई, एक कैरेक्टर को कई जीन अफेक्ट कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसका एग्जांपल है स्किन कलर, हाइट इन ह्यूमन में एक हाइट नहीं है भाई, ह्यूमन में बहुत सारे तरीके की हाइट्स हो सकती हैं, इंटरमीडिएट, छोटा, बड़ा, बहुत छोटा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। उसी तरह एक अगला था प्लियोट्रॉपिक जीन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। प्लियोट्रॉपिक जीन, जब एक जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, एक जीन में चेंज करो। मेंडल का कहना क्या था? एक जीन एक कैरेक्टर। लेकिन यहां क्या बता दिया? जब एक जीन के डैमेज होने से बहुत सारे कैरेक्टर अफेक्टेड हो जाए, तो ऐसी जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल था फेनिलकीटोन्यूरिया। अब कैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान सुनिए। देखिए, अगर मान लो मेरा एक जीन डिफेक्ट हो गया, और मेरे एक जीन डिफेक्ट होने के कारण फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम नहीं बना, जिसका काम था फेनिल एलानिन को टायरोसिन में तोड़ना, क्योंकि फेनिल एलानिन हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हमारी फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम नहीं है, तो वो टायरोसिन में फेनिल एलानिन कभी बन नहीं पाएगी। उसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे निगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। मतलब हमारी बॉडी में कई कैरेक्टर अफेक्ट होंगे इनडायरेक्टली। तो इस तरह के जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन का जो है वो नाम देते हैं। और इसके बाद एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं एपिस्टैसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लोग इसमें और मेंडल के डोमिनेंस वाले में बहुत गच्चा खाते हैं। ऐसा नहीं है। जब एक जीन किसी दूसरे एलील के डिफरेंट टाइप ऑफ व्हेन अ जीन सप्रेस द अफेक्ट ऑफ नॉन एलिलिक जीन, जब दूसरे जीन के अफेक्ट को छिपा दे, रोक दे, तो उसे हम कहते हैं एपिस्टैसिस। जैसे हेयर कलर एंड बाल्डनेस, व्हीट कर्नेल कलर, कोट कलर इन हॉर्सेस, ये सभी एग्जांपल हैं आपके एपिस्टैसिस के। डिटेल वीडियो इसके बारे में मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने अगले टर्म पे, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ। ध्यान सुनते रहिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी सामने आने वाली, इसलिए आप सभी जुड़े रहिए इस वीडियो में। बात करते हैं मेंडल के सेक्स डिटर्मिनेशन वाले टर्म के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन को सबसे पहले हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट लेकर के आए।
ठीक है। अब ये क्या था, हैंकिंग जी के साइंटिस्ट में जो मैटर था उसमें, देखो मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान सुनते रहिएगा। देखिए वहां पे क्या था कि हैंकिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक इंसेक्ट के जीन को देखा, या उनके साइटो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी सेल को देखा। तो सेल को जब सेल के अंदर उन्होंने क्रोमोसोम को देखा ना, तो उनको ये देखने को मिला कि कुछ ऐसे जो सेल हैं उनके अंदर हमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम देखने को नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे को देखा तो उन्होंने पाया कि यार इसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो इन्होंने देखा कि यार एक में एक्स क्रोमोसोम, दूसरे में केवल एक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो यहां समझ में आया कि यार ये हेट्रोगैमेटी हो सकती है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम है वो अलग है 2 एक्स क्रोमोसोम से। और जब उन्होंने और एग्जामिन किया तो पाया कि जो एक एक्स वाला है उसको इन्होंने मेल बोल दिया और डबल एक्स वाले को इन्होंने फीमेल बोल दिया। यही सेम चीज हमारे ह्यूमन में भी है। हमारे अंदर भी कितने एक्स क्रोमोसोम है, एक ही तो एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। तो हम मेल हैं और दूसरे वाले में जिसमें 2 एक्स उसको हमने फीमेल नाम दे दिया। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन की डिस्कवरी हुई कि भैया मेरे, जिसके अंदर आपको 2 एक्स क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है उसका सेक्स अलग होगा, जिनके अंदर 1 एक्स है उनका सेक्स अलग होगा। लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, क्योंकि ये हमें बाद में बताना होता है। क्योंकि कौन अपना जेनेटिक मटेरियल, किसका जेनेटिक मटेरियल किसके जेनेटिक मटेरियल में जा रहा है, ओवम कौन बना रहा है और एग कौन बना रहा है, ये स्पर्म कौन बना रहा है और एग कौन बना रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो मेल हेट्रोगैमेटी का मतलब ये है कि जब हमारा जीन एक्स और वाई है, हेट्रोगैमस है ना, तो वो हम कहते हैं मेल हेट्रोगैमेटी। लेकिन हमारा जो ग्रॉसहॉपर होता है, ग्रॉसहॉपर, उसके अंदर जो है फीमेल हेट्रोगैमेटी शो होती है और मेल होमोगैमेटी शो होता है। जनरली काफी इंसेक्ट के अंदर आपको एक्सओ टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है ना। सॉरी बर्ड्स की केस में, सॉरी मैं बर्ड्स की केस की बात करूं, इंसेक्ट नहीं, बर्ड्स की केस में, ठीक है। अब अगर मैं मेल हेट्रोगैमेटी की बात करूं तो इंसेक्ट के अंदर एक्सओ टाइप का देखने को मिलता है, मतलब एक ही एक्स होता है। और ह्यूमन के अंदर आपको एक्स वाई, ड्रोसोफिला में एक्स वाई देखने को मिलता है। और फीमेल इंसेक्ट के अंदर आपको एक्स एक्स देखने को मिलता है और जनरली ह्यूमन भी एक्स एक्स देखने को मिलता है। बट इन द केस ऑफ बर्ड्स के केस में अगर हम ध्यान दें तो वहां पे फीमेल हेट्रोगैमेटी होती है। फीमेल वहां पे ZW होगी और मेल वहां पे ZZ होगा। दैट इज अ ZW एंड ZZ, दैट्स इज इट। अब हम लोग आगे बात करते हैं आपसे मेंडल के बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, देखिए आप सभी को ये टर्म सभी जानना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिएगा। उसके पहले एक टर्म है जिसका नाम है म्यूटेशन। क्या म्यूटेशन को आइए समझते हैं। देखिए क्या होता है कि हमारा डीएनए जो है, हमारा डीएनए या हमारा जीन जो है वो तमाम तरह के बेस पेयर से बना हुआ है, ATGC बेस पेयर से बना हुआ है, ठीक है। और यही बेस पेयर्स हमारे आरएनए भी बनाते हैं और यही बेस पेयर हमारे प्रोटीन भी बनाते हैं। क्या होगा कि अगर इन बेस पेयर के में कोई चेंज हो जाए, बिल्कुल उसी तरह से कि अगर हम कोई एक सेंटेंस बोलें केला और उसमें जो है का की जगह हम था लगा दे तो ठेला हो जाएगा। उसका पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, उसका पूरा मतलब ही चेंज हो गया, उसका पूरा इमेज ही चेंज हो गया। उसी तरीके से अगर हमारे बेस पेयर में कोई एक सिंगल सीक्वेंस भी चेंज हो जाए, चाहे नया जुड़ जाए चाहे डिलीट हो जाए, इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा है, एक बेस पेयर का चेंज हो रहा है, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो रहा है डीएनए के, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और इसका जो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है वो है सिकल सेल एनीमिया। आपको पता है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती है वो जनरली राउंड शेप की होती है, जिसके कारण हमारी ब्लड ज्यादातर ऑक्सीजन को कैरी करके रख सकती है। लेकिन ऐसा होता है कि हमारा जो ब्लड जो सर्कुलर बनता है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड जो है उनकी जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। लेकिन क्या हो कि अगर वो एमिनो एसिड चेंज हो जाए, और एमिनो एसिड चेंज कब होंगे? जब हमारे डीएनए में चेंज हो जाएगा। तो बगल में डायग्राम दिख रहा होगा, एनसीईआरटी में भी है। हमारे एक एमिनो एसिड में चेंज होने के कारण हमारा पूरा का पूरा जो ब्लड का शेप है वही चेंज हो जाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का शेप सिकल शेप का हो जाता है। उससे कई चीजें डिसऑर्डर होती है। एक तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, निमोनिया हो गया, और कभी कभी ये हमारे ब्लड कैपिलरी में जाके फंस जाती, जिससे कि और ज्यादा खतरनाक डिजीज होती है। उसी तरह एक म्यूटेशन है जिसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां पे डिलीशन और जब डिलीशन हो जाए या एडिशन हो जाए एक बेस पेयर का, तो उसको हम पेयर्स का, तो उसे हम लोग म्यूटेशन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपसे सीधे पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर भी।
और इनसे रिलेटेड बहुत सारी अदर बीमारियां भी है। तो सिकल सेल एनीमिया पर पहले ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं। देखो अब पेडिग्री एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं तो डिसऑर्डर्स दो तरह की हो सकती है। एक होती है सेक्स लिंक डिसऑर्डर और एक होती है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। जब डिसऑर्डर ऐसा हो कि वो मेल में भी दिखाई दे रहा है इक्वली और फीमेल में भी इक्वली दिखाई दे रहा है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में वो डिसऑर्डर कोई भेद नहीं कर रहा है, किसी में भी हो सकता है, तो हम ऐसे डिसऑर्डर को बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। मेल फीमेल दोनों बराबर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि जैसे सिकल सेल एनीमिया है, वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकती है। फेनिल कीटोन्यूरिया, फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज की कमी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। तो ये दोनों डिसऑर्डर जो हैं वो ऑटोसोमल है। उसी तरह थैलेसेमिया भी मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी बराबर हो सकता है। तो ये सभी डिसऑर्डर जो है तीनों की तीनों ये है आपकी ऑटोसोमल डिसऑर्डर। बट इन द केस ऑफ सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ये किसी एक मेल के अंदर, केवल मेल के अंदर ये ज्यादा होंगे और फीमेल के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलेंगी। ऐसी डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक डिसऑर्डर या एक्स लिंक डिसऑर्डर। अगर मेल में ज्यादा है तो दैट इज अ एक्स लिंक डिसऑर्डर या एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर का नाम हम जो है इनको देते हैं। इसमें एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। अब कलर ब्लाइंडनेस भाई सीधी सी बात है कि ये एक्स क्रोमोसोम पे आपका होने के लिए इनको एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो अगर मेल का एक भी एक्स क्रोमोसोम इससे अफेक्टेड हो गया तो मतलब मेल तो गए काम से। लेकिन फीमेल में कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कैरियर बन जाती है लेकिन वो अफेक्ट नहीं होगी। दैट इज अ केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। एंड इन द केस ऑफ फेनिल कीटोन्यूरिया, जैसा कि मैंने कहा कि वहां एक एंजाइम नहीं बनता जिसका नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज, जिसका काम होता है फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना। और अगर टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो फेनिल एलानिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगा और आपकी बॉडी को बीमार कर देगा। सेम चीज थैलेसेमिया के साथ में। थैलेसेमिया में क्या होता है कि हमारे अंदर एक जीन होता है जिसे हम बोलते हैं अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन चेन बनाता है हीमोग्लोबिन का अल्फा और बीटा चेन बनाने का काम करता है। अगर वो जीन डिफेक्ट हो जाए, वो जीन क्या हो जाए? डिफेक्ट हो जाए। अगर अल्फा जीन डिफेक्ट हो रहा है दैट इज अल्फा थैलेसेमिया। यहां पे HbA1 और HbA2 जीन जो होगा क्रोमोसोम नंबर 16 पे वो अफेक्ट होगा। बीटा थैलेसेमिया में जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो होगा वो अफेक्ट जो है वो हो जाएगा इन द केस ऑफ थैलेसेमिया। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए वीडियो देख लीजिएगा, रिवीजन है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल एब्रिविएशन या डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि जब मियोसिस होती है हमारे सेल के अंदर, जब 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जब मियोसिस डिवीजन के द्वारा सेपरेट होते हैं ना, 23 और 23, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है तो दूसरे में कम चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। जिसमें एक एक्स्ट्रा चला गया उसको हमने नाम दिया ट्राइसोमी। क्या नाम दिया? ट्राइसोमी। जिसमें एक एक्स्ट्रा के, और जिसमें एक कम हो गया उसको हमने नाम दिया मोनोसोमी। लॉस और गेन ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज अ एन्यूप्लॉइडी। इसको हमने क्या नाम दिया? एन्यूप्लॉइडी। कॉज बाय व्हेन क्रोमैटिड फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो दैट इज अ एन्यूप्लॉइडी। इसको हमने क्या नाम दिया? एन्यूप्लॉइडी नाम दिया। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एटसेट्रा। कैसे? ध्यान सुनेंगे आपको समझ में। देखिए हमारे पास 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 पेयर ऑटोसोम, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। जब सेपरेट होंगे ना मियोसिस डिवीजन तो 23 इधर और 23 इस तरफ जाएगा, राइट। अगर मान लो सेपरेशन के दरमियान क्रोमोसोम नंबर 23 जो है उसका एक मतलब पूरा का पूरा 23 वाला जो क्रोमोसोम है पूरा पेयर ही चला जाए एक सेल में, तो उसमें 22 2 24 और इसके पास केवल 22 ऑटोसोम ही रह जाएंगे। उसके पास 24, के पास 22, तो उसके पास 24 और इसके पास 22, और वो जब 24 जाएगा क्रॉस करेगा 23 क्रोमोसोम अदर से, फीमेल के एक्स से, तो उसके पास हो जाएगा 47, इसके पास हो जाएगा कितना? 45। इसके पास एक क्रोमोसोम कम होगा, दैट इज अ मोनोसोमी, दैट इज अ ट्राइब। अब अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गया है ना गुरु, अगर उसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम गया है, जैसे मान लो उसके पास सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया, वो XY था और एक X और चला गया, तो भैया हो गया XX Y,
दैट इज अ टर्नर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे। अगर किसके एक पास कम गया, दैट इज अ टर्नर सिंड्रोम, जिसके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है, इसके अंदर फीमेल रहेगी लेकिन उसके कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करेंगे अच्छी तरह से। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं एन्यूप्लाइडी के। और अगर ऑटोसोम में चेंज हो रहा है तो भाई 21 एक से लेकर के 22 क्रोमोसोम में अगर चेंज हो रहा है तो वो आपका अलग अलग तरह का सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो जो हमारे 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो ऐड हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21, इसमें भी टोटल 47 होंगे, तो 21 हो जाए तो उसको डाउन सिंड्रोम कहेंगे। क्लाइनफेल्टर मैंने आपको बता दिया, टर्नर सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया। दैट इज अ गाइस, यही है आज की वीडियो में, इतनी सी बातें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलते हैं नए वीडियो में। और लोगों तक ये वीडियो शेयर करिएगा। और आपको अगर इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मेरा ऐप विधान बायोलॉजी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे आपको फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह देखने को मिल जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए नीट और ये आपके बोर्ड